चलिए, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना था क्या, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। ठीक है, देखिए लास्ट डे जो हम लोग बात किए थे तो हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक खत्म कर लिया था। और अगर हम लोग बात करें तो जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, ठीक है, ये कहां से कहां तक है, तो आपका 14 to 18 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें, तो अब जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम लोग इस स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करें तो इसमें जो है दो क्या और ही कर लीजिए, इसमें जो है हम लोग को क्या क्या देखना है, तो एक हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19, फिर देखेंगे 20, फिर हम लोग देखेंगे 21, फिर हम लोग देखेंगे 21A, और फिर हम लोग देखेंगे 22। ठीक है, तो इसका मतलब अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक का जो प्रावधान है वो क्या है, वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले जैसे बताया, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आर्टिकल 19 पर। तो अगर हम लोग अनुच्छेद 19 की बात करें, ये जो अनुच्छेद 19 है ये वास्तव में क्या है, ये है एक सरल शब्दों में तो कह दिया जाता है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन जब लोग आर्टिकल 19 के तहत विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये केवल वही पढ़ाता और बताता है जो केवल आर्टिकल 19 में एक लाइन ये बता के काम खत्म कर दे, क्योंकि आर्टिकल 19 में क्या है, 6 पॉइंट है। और अगर हम लोग 6 पॉइंट पर बात करेंगे तो अब 6 पॉइंट अगर है तो देखिए क्या आर्टिकल 19 में क्या होगा, पहला हो जाएगा क्लॉज 1, और इस क्लॉज 1 में 6 पॉइंट हैं, उसमें से पहला क्या है, ए हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे तो 1 में क्या होगा, बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ और जी। ठीक है, कितने हो गए आपके, 7। ठीक है, और आप पढ़ते हैं कि जब हम लोग आर्टिकल 19 यहां अलग से कर दे रहे हैं, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ की बात करते हैं, तो ये पढ़ाया था संपत्ति के अधिकार के तहत था जो निरस्त हो गया है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें तो ये वाला तो आपका निरस्त हो गया, अब कितना बच रहा है, 6 आपके क्या है यहां पर हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, जब संपत्ति के अधिकार के तहत जो मौलिक अधिकार का प्रावधान था उसको समाप्त किया गया, तो इसमें 2 आर्टिकल आपके क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। एक आपने देखा था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ था, और दूसरा कौन सा था, कौन सा, हाँ आर्टिकल 31 था। जरा हमको बताएंगे ये आर्टिकल 31 और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किए जा रहे हैं, 44वां संविधान संशोधन, और कब किया गया था, 1978। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हमेशा 1976 में, सारे 42वें संविधान संशोधन, यहाँ 44वें की बात करें 1978 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इतनी चीजें पढ़ना है। अब इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की। और जब यहां पर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है और अभिव्यक्त करने का मतलब फिर उसको लोगों के बीच में लाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम अलग अलग तरह से होता है ना। बहुत सी बार अभिव्यक्ति आप क्या करते हैं, भाषा के रूप में करते हैं, बहुत सी बार भाषा मतलब बोल कर करते हैं, बहुत सी बार मौखिक रूप से आप कर देते हैं, प्रतीकात्मक रूप से आप कर देते हैं, लिखित रूप से करते हैं। तो जब बोल के करते हैं तो मौखिक रूप से आपका अभिव्यक्ति हो जाता है,
आपने तमाम प्रकार के जो संपादकीय के कार्य देखे हैं, जहां पर क्या होता है, लोग लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और उसी तरह से क्या होता है, जैसे कार्टून वगैरह ड्रॉ करके ना, या आप अन्य तरह से देखते हैं कि लोग प्रतीक चिन्हों के रूप में क्या करते हैं। अभी आपने कोविड के दौर में देखा था ना, कितने अच्छे अच्छे तरह के जो है वो इमेज को ड्रॉ करके जो कोविड वॉरियर थे उनको लेकर के जो है बताया गया, या पृथ्वी के खतरे को बताया गया तमाम तरह से। वो सब क्या है, सभी अपने अपने क्या है, अभिव्यक्ति हैं लोगों के। ठीक है, तो ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत है। अब इसके बाद अगर हम लोग दूसरी बात करें तो 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज बी में क्या कहा जा रहा है। यदि अगर आप किसी प्रकार का विचार रखते हैं और उसको अभिव्यक्त करते हैं, एक कल्पना करके देखिए कि मान लेते हैं आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां पर सरकार के खिलाफ किसी गतिविधि में आप जा रहे हैं, और सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ जो भी आप करना चाहें, आप किसी प्रकार के अपने विचार रख रहे हैं और उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। खिलाफ मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर खिलाफ होगा तो आपके घटनाक्रम जो आर्टिकल के हैं आप बड़े चेन के रूप में आप समझ लेंगे। अब होगा क्या, मान लेते हैं आपने सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखा, लेकिन सरकार ने क्या किया, उस पर तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो आपके पास दूसरा अधिकार क्या बन रहा है कि अब आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से व शस्त्र विहीन सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा काम क्या हो जाएगा, यहां पर ये तीसरा बात कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण व शस्त्र विहीन सम्मेलन करना, ये भी आपका क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता के तहत ही है। इसके बाद अगर हम लोग 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी की बात करते हैं, अब इसी को चेन के रूप में आगे बढ़ाते हैं। आपने क्या किया, सरकार के खिलाफ किसी विरोध के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन किया, कहीं बैठ गए आप उसके विरोध में, लेकिन अब आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है क्योंकि अकेले कुछ लोगों के माध्यम से आवाज कमजोर पड़ जाती है। आप चाहते हो थोड़ी बड़ी स्तर पे क्या करें, हम आवाज को उठाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब तीसरे पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और सिर्फ संगठन की नहीं, संगठन व सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता है। सहकारी संस्था, अब ध्यान रखिएगा, जब हम ये सहकारी संस्था की बात करते हैं तो दो पॉइंट आएगा, इसको अलग पेज पे देख लेते हैं हम लोग। एक तो ये देखें कि जब हम सहकारी संस्था की बात करते हैं तो ये क्या था, ये आपके मूल संविधान में नहीं था। सहकारी संस्था का प्रावधान जो है ये बाद में लाकर जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, ये 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2011 में। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत लाकर इसको जोड़ा गया है। सहकारी संस्था क्या होता है, नहीं, सहकारी मतलब सहयोग के साथ कार्य करना। ठीक है, अब आप समझिएगा, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सहयोग के हिसाब से काम तो करना, लेकिन कैसा, अगर कभी भी किसी भी प्रकार के आप आर्थिक गतिविधियों को नियोजित करने के लिए अगर क्या करते हैं, किसी प्रकार की संस्था का गठन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, सहकारी संस्था। यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए क्या कर रहे हैं आप लोगों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे लिज्जत पापड़ खाया है आप लोगों ने, सुना है लिज्जत पापड़, नहीं आता है, मूंग वाला पैकेट जो आता है लिज्जत पापड़ का ना, तो मूंग वाले पापड़ आप कितने भी खाएंगे, उसमें लिज्जत पापड़ का टेस्ट आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा। मतलब उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, आपको कहीं पर उसका एडवर्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप कहीं भी कितने भी प्रकार के मूंग के पापड़ खा लीजिए, और लिज्जत पापड़ जो आप खाएंगे तो उसमें आपको उसका टेस्ट अलग ही दिखाई देगा। और लिज्जत पापड़ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आज भी वहां पर जो पापड़ बनता है वो मशीनों से नहीं बनता है, हाथ से बनता है। और इसमें जब कार्य को प्रारंभ किया गया था तो इसके निर्माण के लिए जो है वो महिलाओं के साथ एक प्रकार का सहकारी संस्था बनाने का प्रयास किया गया था, ताकि उनकी कुछ आर्थिक सहायता हो सके।
और आज भी उसमें मशीनों का काम इसलिए प्रयोग में नहीं लिया जाता, बहुत बड़ी कंपनी हो गई है इसलिए, क्योंकि उसमें तमाम प्रकार से जो महिलाएं काम कर रही हैं फिर उनके काम छीन जाएंगे। जाहिर सी बात है, मशीन आ जाएगा तो मतलब 1000 आदमी बराबर अकेले मशीन काम कर देगा तो उनकी तो नौकरी चली जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या है, आज भी ये सहकारी संस्था के रूप में काम कर रहा है। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत से आप ऐसे काम देखेंगे जहां पर छोटे छोटे लोगों को क्या है, सहयोग के माध्यम से जोड़ा जाता है। कुछ उसमें क्या होता है, आर्थिक सृजन होता है, और जो आर्थिक सृजन होता है उसके माध्यम से क्या होता है, सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होती है। तो ये तो अच्छी चीज है, इसलिए इसको लाके जोड़ा गया है, क्योंकि अगर आप आर्थिक गतिविधियों के नियोजन के लिए किसी संस्था का गठन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है जो पिछड़े वंचित वर्ग या बेरोजगार लोग हैं उनके लिए क्या होगा, रोजगार सृजन भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से इसको ला करके जोड़ दिया गया है। आइए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये भी एक पॉइंट हो गया। अब आते हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए पहले कहा गया कि आप कोई भी विचार रखिए, अभिव्यक्त करिए, उसकी स्वतंत्रता है। मैंने कहा सरकार के खिलाफ मान लीजिए आप। अब आपने क्या किया, शांतिपूर्ण तरीके से और शस्त्र विहीन सम्मेलन करने का प्रयास किया, सरकार नहीं सुनी। उसके बाद आपने क्या किया, संगठन बनाया। केवल मैं एक तरीका बता रहा हूं ताकि आप चेन के रूप में याद कर सकें। अब ये बताइए, जब आपने संगठन बनाया है तो संगठन के माध्यम से एक तो अपने विचारों को ज्यादा दूर तक, दूर का तात्पर्य पूरे भारत में है, अगर आप प्रसारित करना चाहते हैं तो पूरे भारत में आपको कहीं पर आवागमन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आपको यहाँ पर पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है, आवागमन की स्वतंत्रता चाहिए, टहलिए पूरे भारत में, जगह जगह पर कांग्रेस की तरह संगठन बनाइए, अपना सम्मेलन करिए, है ना भाई। अलग अलग राज्यों में जाएंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलेंगे, तभी तो आपका संगठन मजबूत होगा, ठीक है। अब जब आप कहीं पर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर के आपके लिए क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक भी है, क्रम से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर ये भी बात सही है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो पहले जाएंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, तब तो फिर अपने लिए कुछ काम ढूंढेंगे, है ना। पहले काम ढूंढ के बाद में तो ठहरेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में आपके लिए क्या है, निवास या हम कहें आवास की स्वतंत्रता है। और इसके बाद फिर क्या है, जी में अगर हम लोग आए तो यहाँ पर क्या है, अब पूरे भारत में आपके लिए क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता, या सरल शब्दों में कहें तो क्या है, आय सृजन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आर्टिकल 19 के तहत क्लॉज 1 में 6 पॉइंट है, ठीक है। अब इसको फिर से समझ लीजिए, अगर हम लोग ध्यान दें तो बस कुछ नहीं, एक क्रम पकड़ लीजिए। सबसे पहले कुछ विचार करिए और इस विचार को क्या करिए, अभिव्यक्त करिए, अभिव्यक्त करिए। जब आप विचार करके अभिव्यक्त कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करिए, आप सम्मेलन करिए, लेकिन सम्मेलन पे विशेष ध्यान रखिएगा कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, अगजनी वगजनी मत करने लगिए, तोड़ फोड़ मत करने लगिए, तो शांतिपूर्ण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, शस्त्र विहीन होना चाहिए, शस्त्र विहीन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करिए, तो पूरे भारत में कहीं पर भी क्या है, संगठन बनाइए, और चाहे सहकारी संस्था बनाइए, सहकारी संस्था। तो पहले संगठन बनाइए, सहकारी संस्था बनाइए, और फिर पूरे भारत में क्या करिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए निकल जाइए। इसका मतलब क्या है, पूरे आप भारत में कह सकते हैं आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आवागमन की स्वतंत्रता। और उसके पश्चात फिर क्या होगा आपको, अब वहां पर जब आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां पर क्या है, अपने लिए निवास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, निवास, आवास प्राप्त करने की स्वतंत्रता। और उसके बाद फिर क्या है, व्यापार की स्वतंत्रता होनी चाहिए आपके पास, या रोजगार, या एक सरल शब्दों में कहें तो अपना आय सृजन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर अपना। अब देखिए सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वास्तव में जो लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है,
ये स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है या असीमित है। इसका मतलब अगर आपको ये प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं तो प्रत्येक स्वतंत्रता क्या असीमित है कि अब आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दिया गया तो आप पूरी तरह से कुछ भी आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य आपको दिया जा रहा है कि ठीक है सम्मेलन करना हुआ, या अगर आपसे कहा जा रहा है संगठन बनाना हुआ, पूरे भारत में रोजगार सृजन करना हुआ, तो क्या प्रत्येक स्तर पे अब आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य की स्वतंत्रता है? तो ध्यान रखिएगा, नहीं। ये जो आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, इसकी क्या है, कुछ सीमाएं हैं। क्या है? कुछ सीमाएं हैं। और जब हम कहते हैं कुछ सीमाएं हैं तो इसका दूसरा अर्थ क्या निकल के आया, ये असीमित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यही देखते हैं कि ये जो आपके मौलिक अधिकार रहे हैं इनकी क्या सीमाएं रही हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके यहाँ पर सीमाएं देख लीजिए भाई, किस पे क्या सीमा लगाई गई है। तो पहला आपका क्या था, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहां पे आप पढ़ रहे थे, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रकार की सीमाएं हैं। इसका मतलब 8 प्रकार के दायरे में रहकर विचार और अभिव्यक्ति करिएगा, नहीं डंडे भी पड़ेंगे और जेल में जाकर के फिर सड़ेंगे भी, है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 8 प्रकार की सीमाएं क्या क्या हैं। तो पहले की अगर हम लोग बात करें तो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता बाधित नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कहीं पर भी खड़े होकर चिल्लाने लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ना। सुना ही था आप लोगों ने, सुना था नहीं सुना था? नहीं सुना था। जेएनयू में नारा लग रहा था भाई इस तरह का, नहीं सुना था? 3-4 साल पहले की बात है ना, तो पूरा जेएनयू में बाकायदे नारा लग रहा था इस तरह का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमेबाजी हो रही थी, कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके समर्थन में चले जा रहे थे, भाई विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है थोड़ी ना है कि मतलब अपने घर परिवार को बेच खाओ, मतलब हाँ बात तो यही हो रही है ना कि मतलब घर को ही बेच दो तुम, फिर इससे अच्छा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता जो है वो क्या होनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, राज्य की सुरक्षा। ऐसा ना हो कि आपके विचार अभिव्यक्ति के तहत क्या हो, सुरक्षाएं बाधित होने लगे। जैसे पता चला अब आपको कहीं से भारत की किसी प्रकार की खुफिया जानकारी मिली और आपने तुरंत आईएसआई को फोन कर दिया, कितना पैसा मिलेगा, आपको बताया गया इतना। फिर आपने कहा मेरा विचार था कि उनको बता दें और मेरी स्वतंत्रता थी कि हम उसको अभिव्यक्त कर दें, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके किसी भी विचार और अभिव्यक्ति से ऐसा न हो कि हमारे जो विदेशी स्तर पर अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध हैं, आपके बयान की वजह से हमारे संबंध खराब होने लगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए समझ बता रहा था ना, बाहर कहीं विदेश कहीं गए थे और वहां बाकायदा वह इंटरव्यू देकर कह रहे थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है और इसके लिए क्या है, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे लोगों को पहल करनी चाहिए। अब बताइए आप भारत की राष्ट्र जो संप्रभुता है उसको खतरे में डाल रहे नहीं डाल रहे हैं, विदेशी शक्ति को भारत में बुला के ला करके क्या संघर्ष कराना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अब केस हो जाएगा, कोई कर देगा, कोई भी पागल आदमी कर देगा, तो कहेंगे कि वो सरकार जो हमारे ऊपर पीछे पड़ी है ना। तो बयान में आप ये तो देखो कि आपके अधिकार दायरे कितने पड़ते हैं, वो भी विदेश में जाकर बोल रहे हैं, आप विदेशी मीडिया के सामने जाकर बोल रहे हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि मतलब किसी व्यक्ति के विरोध में जाकर आप अपना स्तर किस स्तर तक गिरा सकते हैं कि आपको राष्ट्र की चिंता ही नहीं पड़ी है फिर। ठीक है, तो ये हो गया। अब लोक व्यवस्था नहीं प्रभावित होनी चाहिए। जब आपसे कहा जाए कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो ऐसा न हो कि अब आप क्या करें, वो कहीं पर भी चौराहे पर खड़ा होकर के अपने विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से वहां पर जो लोक व्यवस्था है, सार्वजनिक व्यवस्था, उसको क्या करें, उसको बाधित करने लगे। ठीक है, तो ये भी सीमाएं हैं आपके। ठीक, सदाचार या नैतिकता, मतलब इसको अगर लाके रखा जाए तो आप समझ सकते हैं क्या होता है भारत में, विचार एवं व्यक्ति के नाम पर किसी को भी उठा करके अंदर किया जा सकता है। चौकीदार चोर है। अब ये क्या है,
कि कहीं ना कहीं आपका क्या है, नैतिकता। भाई वो व्यक्ति जरूर है, लेकिन व्यक्ति के साथ देश का प्रधानमंत्री है, तो आपकी नैतिकता और सदाचार के स्तर पे बात हमेशा होनी चाहिए कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को लेकर के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर लेना, अपमानजनक बातों को बोल देना। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि उपराष्ट्रपति को लेकर के उनकी मिमिक्री की जा रही थी और बाद में क्या कहा जा रहा है कि वो क्या हो रहा है, वो अब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जा रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो राष्ट्र के ऐसे प्रतिष्ठित और गरिमापूर्ण स्थान पे हैं जहां पर उनके खिलाफ किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का मुद्दा बन जाता है। और ऐसे में क्या है, कहीं ना कहीं आपकी सदाचार या नैतिकता का जो दायरा है उसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, न्यायालय की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय पर आप कह दो हम नहीं मानते, आपके मानने न मानने से थोड़ी ना होगा। ये सब क्या है, आपके लिए एक लगाम लगाए गए हैं कि अनियंत्रित ना हो जाए, पागल घोड़ा ना हो जाए ना। और दूसरा क्या है, मानहानि। आप किसी के ऊपर कह दो वो चोर है, फलाना चोर है, बार बार अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर बोलते रहते हो, आप कल्पना करके देखिए भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसकी साख है। एक बहुत देखिए कुछ चीजें जो है बहुत न्यूट्रल होकर सोचिए और ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप सरकार के रूप में हो गए, आप सरकार के रूप में होंगे तो आपके कोई तो खास ऐसे होंगे जिनसे आप काम के लिए क्या है, थोड़ा सा कह सकते हो कि काम के लिए जिनसे सुनिश्चित होंगे। कोई सरकार होगी, कोई भी सरकार हो, A to Z, कोई ना कोई तो आपको इतना कॉन्फिडेंट लेगा कि आप ये काम की जिम्मेदारी हमको दीजिए, हम अच्छे से करेंगे। आप बार बार कहते रहोगे अडानी और अंबानी चोर हैं, आपको पता है अडानी और अंबानी देश से अपनी अर्थव्यवस्था लेके चले जाएंगे तो क्या स्थिति बचेगी। और ये बताइए कि जब किसी दूसरे की सरकार आएगी तो क्या तमाम कंपनियां जो भारत में उस समय चरम पर होंगी तब वो भी चोर हो जाएंगी। भाई सरकार तो किसी ना किसी की रहेगी ना, उस सरकार में कोई ना कोई कंपनी तो वर्चस्व पे रहेगा ना। आपको अडानी और अंबानी से कौन सी दुश्मनी है? अगर उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन ये क्या है, गुमराह करने के साथ साथ क्या है, एक तरह से कहते हैं कि गुमराह तो जनता को आप करिए वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पे क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं। हो गया था इस पे भी केस, कह दिए थे वो मोदी चोर है, अब मोदी टाइटल है। गुजरात में केस हो गया, मोदी टाइटल है, अब वो गुजरात में केस हो गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी चोर है। ये क्या हो गया, मानहानि का दावा हो गया। मानहानि का दावा का मतलब किसी की भी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं आप, किसी का भी। जैसे अगर आपने देखा होगा, यहाँ तो भारत छोड़िए, एक आपने देखा था ना कि जो अडानी ग्रुप था, अडानी ग्रुप के ऊपर क्या था, अमेरिका की एक कंपनी ने अपना एक लेख लिख दिया था। क्या लेख लिखा था कि यहाँ पर जो इनका डेटा होता है, आप कह सकते हैं जो इनका ग्रोथ रेट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो कैसा है, वो सही नहीं दिखाया जा रहा है। और अडानी ग्रुप ने क्या किया था, अडानी ग्रुप ने अमेरिका की कंपनी के ऊपर दावा कर दिया था। फिर मुद्दा ये हुआ कि अमेरिका की कोई कंपनी होती है तो वहां पर अगर उसके खिलाफ कोई भी केस होगा तो अमेरिका के ही कोर्ट में होगा। वो अमेरिका के कोर्ट में जाकर के क्या किए, वहां पे वकील हायर किए, वहां पर उसके खिलाफ केस लड़े। अब फिर उसने अपने बयान में क्या कहा, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि आपने ऐसा किया, मैंने कहा संभावना बनती है। और उस बीच में अडानी का शेयर मार्केट कितना गिर गया था, इतना गिर गया था कि वो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति थे और वहां से ग्रोथ बहुत तेज गया होता, लेकिन वो 5-6 पायदान नीचे चले गए। आपके केवल एक बार कह देने से मानहानि का दावा उनके ऊपर हुआ था। तो अगर वो गलत थे तो आप बताइए कि कोई व्यक्ति गलत होता तो मानहानि के दावा को लेकर अमेरिका तक पहुंच जाता और अमेरिका के कोर्ट में चुनौती दे देता और वहां से जीत के आता। भाई आपके केवल कुछ कह देने से उसकी तो पूरी आप कहते हो शेयर गिर गई ना, क्योंकि आप तो अंतरराष्ट्रीय साख रख लो, अंतरराष्ट्रीय बाजार में है। तो बोलने से पहले कुछ भी सोच लीजिए कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि किसी की प्रतिष्ठा, आर्थिक समृद्धि सब धूमिल हो सकती है। और ये सब छोटे छोटे मामले हैं जहां पर क्या होता है, लोग कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन छोटे से आपकी बयानबाजी में क्या होता है, अगर कभी कोई आपके ऊपर फाइल कर देगा केस ना तो परेशान हो जाएंगे। तो अब यहाँ जो विचार है व्यक्ति की स्वतंत्रता वो सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक आम आदमी के ऊपर भी ये सब हो सकता है। ठीक है, अपराध के लिए उकसाना, ये भी क्या है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपराध के लिए किसी को उकसा लें और ये तो मेरा विचार था, उसकी अभिव्यक्ति थी। ठीक, तो कुल मिलाकर के 8 प्रकार की सीमाओं में क्या है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, राज्य की सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित जो हुए हैं वो खराब नहीं होने चाहिए, लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए, सदाचार या नैतिकता धूमिल नहीं होना चाहिए, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए, मानहानि नहीं होनी चाहिए किसी की, और अपराध के लिए उकसाना नहीं है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की क्या है, सीमाएं हैं। अब हम दूसरे पे देख लेते हैं। सम्मेलन की स्वतंत्रता आपके पास है, लेकिन इस सम्मेलन की स्वतंत्रता में क्या है, आपके पास क्या है, 2 प्रकार की सीमाएं। अब ये 2 सीमाएं कौन है, आप सम्मेलन चाहे जैसे करिए, लेकिन भारत की संप्रभुता एवं अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। भाई बहुत सी बार आप देखते हैं कि कहीं पर आप सम्मेलन कर रहे हो, और जब आप सम्मेलन कर रहे हो तो उसके बाद सम्मेलन मतलब आपने कहीं पर बैठकर विरोध प्रदर्शन चालू किया, अब आपने चक्का जाम कर दिया। ये सरकार की उदारता और एक तरह से मानवता होती है कि जब आप चक्का जाम करते हैं तो आपकी बातों को सुनती है, समझाने का प्रयास करती है। नहीं अपने अधिकार और शक्ति पर आ जाएगी ना, तो डंडा डंडा मार मार के जितने लोग बैठे सबको अंदर कर देगी। क्यों? अगर आप कहीं चक्का जाम कर रहे हो, कितने लोगों की लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है? आप बताइए, उसी रोड से एम्बुलेंस गुजर रहा है, ऐसा हुआ भी है, एम्बुलेंस गुजर रहा है और चक्का जाम होने की वजह से उसके पेशेंट की डेथ हो गई है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? ठीक है, किसी को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, इंटरव्यू पे जाना है, किसी को मीटिंग में जाना है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं कि नहीं है? तो केवल एक रोड जाम कर देने से आप सोचे कितनी प्रकार समस्याएं हो सकती हैं। ये सब क्या लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब सेम चीज है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी है आपके पास। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता पे आपके पास क्या है, 3 सीमाएं हैं, 2 सीमाएं तो वही हैं, 2 सीमाएं तो वही हैं। कौन कौन सी? कि भारत की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक, और तीसरा यहां पर क्या है, सदाचार। संगठन ऐसा न बनाइए जो किसी प्रकार के नैतिक पतन को दर्शा रहा हो, सदाचार वहां पर जो है वो प्रभावित हो रहा हो। ठीक है, जैसे गलत आचरण वाले आप ऐसे संगठन मत बना लीजिए, और उसके बाद ये तो हमारे संगठन के नियम हैं, संगठन के नियम के तहत आपके पास ऐसे आचरण ना हो जो समाज की नैतिकता और सदाचार को प्रभावित कर रहे हो। ठीक है, हाँ, एक्चुअल में परमिशन आप लेते हैं ना, इसलिए बिना परमिशन कुछ नहीं कर सकते हैं। लोक व्यवस्था प्रभावित तो जरूर होती है। अच्छा, किस रैली की बात कर रहे हैं पहले ये भी बता दीजिए। चुनावी माहौल में तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि नेताओं के लिए कोई नियम ही नहीं होता है, सारा नियम तो आम जनता के लिए हो जाता है ना। क्योंकि एक प्रावधान ये कि आप कुछ भी इस तरह की चीजें करते हैं तो आप परमिशन ले लीजिए, प्रशासन अगर आपको परमिशन सुविधा दे पा रही। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लीडर भी होते हैं, कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं भाई इसमें हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, इसमें व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे, तो फिर रैली भी नहीं कैंसिल जाती, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, परमिशन लेके आप करिए। बाकी प्रभावित तो जरूर होती है, जब इतना बड़ा आप रैली निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है प्रभावित हो रही है, लेकिन परमिशन इस सरकार की इजाजत के साथ है तो आप सामंजस्य बनाकर काम कर लेते हो। ठीक है, लेकिन सरकार को बताए भी नहीं और किसी प्रकार की समस्या हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, सरकार मतलब आपको वहां का जिस जगह पे करना होगा वहां के डीएम तक से परमिशन लेना होगा। ठीक है, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आइए, अब यहाँ पर क्या है, आवागमन व निवास की स्वतंत्रता पर 2 सीमाएं हैं। आवागमन व निवास की स्वतंत्रता पर ये 2 सीमाएं कौन कौन सी हैं? एक तो सार्वजनिक हित में या जनहित में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, अनुसूचित जाति या जनजाति का हित होना चाहिए उसमें। ठीक, मतलब इस 2 स्तर पे सीमाएं हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता पर 2 सीमाएं हैं। राज्य के द्वारा तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। राज्य के द्वारा तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं और राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है।
ये देखिए एक विशेष पॉइंट है, राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है। आपने देखा होगा कई राज्य ऐसे हैं, जैसे शायद बीच में भी मध्य प्रदेश के लेकर के भी हुआ था 2 साल पहले, कि मध्य प्रदेश ने क्या किया था, बाहर के लोगों के लिए अपने राज्य सरकार की वैकेंसी में बैन लगा दिया था। विरोध भी बड़े स्तर पे हुआ कि मतलब राज्य सरकार की वैकेंसी है तो केवल उसी राज्य के लोगों को नौकरी मिलेगी। अब लगता है ये तो एक ही भारत में 2 कानून चल रहा है, भाई क्या हमको अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी? लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब रोजगार या सृजन की बात आ रही है, व्यवसाय की बात आ रही है, तो क्या है, राज्य के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है। एकाधिकार का मतलब वहां के लोगों को ही केवल इस पे अधिकार होगा, तो राज्य सरकार के अधीन सारे जो वैकेंसी आएंगी उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, बहुत से राज्यों में आरक्षण कर दिया जाता है, इसके तहत 50% सीट तो हम केवल अपने वालों को देंगे, तो ये उनके पास अधिकार है। ठीक है, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है कि आप 100% लीजिए। तो दोनों शक्ति वहां पर राज्य के पास थी, तकनीकी योग्यता का निर्धारण करना और प्लस देखिए यहाँ पर इसके अलावा इंडियन, अच्छा अब देखिए हम लोग क्या देखने चल रहे हैं। तो चूंकि देखिए अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 19 की बात करें, अब ये क्या है, ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुख्य रूप से विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब अगर हम लोग पूरे स्तर पे बात करें तो जो 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए है। अब ये एक बहुत लंबा मुद्दा हो गया ना कि कहां कहां पर आपकी विचार की स्वतंत्रता है, कहां कहां पर उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो समय समय पे क्या होता है, तमाम विवाद उत्पन्न होते रहते हैं कि भाई ये हमारे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है, सरकार नहीं मानती या कोई पक्ष नहीं मानता, फिर क्या होता है, मैटर न्यायालय में चला जाता है। अब न्यायालय में चला जाता है तो फिर उसका समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। कुछ जगहों पर निर्णय लिया जाता है पक्ष में, कुछ जगह नहीं लिया जाता है। तो आइए कुछ केस है जो चर्चित केस रहे हैं और अलग अलग सामान्य स्थिति में आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि क्या क्या आपके मौलिक अधिकार के तहत है, किसके संदर्भ में, विचार एवं अभिव्यक्ति के संदर्भ में। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, सीधे गुलाम नबी आजाद आ गए, कोई बात नहीं, सभी है देख लेते हैं हम लोग, एक पीछे छूट गया था। आइए देखिए, तो यहां पर क्या है, इंडियन न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ 1985 का ये केस है। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, आपने देखा एक इमरजेंसी का दौर था और इमरजेंसी के दौर में क्या हुआ था, उस दौर में आपने देखा था कि जो मीडिया थी उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, उसकी जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया गया था। मतलब मीडिया में कोई भी लेख लिखने से पहले, मीडिया समझ रहे हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, ठीक है, तो कोई भी लेख लिखने से पहले या हम कहें किसी भी प्रकार के विचार प्रस्तुत करने से पहले आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। आप क्या लिखने जा रहे हैं सरकार को दिखाना पड़ता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सरकार के पक्ष में कोई बात लिखते थे तब तो सरकार की सहमति मिलती थी। अगर आप सरकार के विरोध में कोई चीज लिख रहे हैं, खिलाफ लिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता था, फिर आपको उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती थी। बहुत से बार जो प्रेस होते थे उनके लाइसेंस तक जब्त कर लिए जाते थे। अब इसी में क्या हुआ, धीरे धीरे इमरजेंसी हटा है और इमरजेंसी के बाद धीरे धीरे थोड़ी सी मीडिया को जो है छूट मिलना शुरू हुई, लेकिन पूरी तरह से अभी कानूनी रूप से तो उनको छूट नहीं ना मिल पाई थी। अब चूंकि वहां पर कानून बना करके उसको समाप्त कर दिया गया था, इस वजह से क्या हो गया, एक केस हो गया। कब का है, 1985 का। केस का नाम क्या है, इंडियन न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ। यानी इंडियन न्यूज़पेपर ने क्या किया, अपने विचार एवं अभिव्यक्ति के मैटर को लेकर के भारत सरकार के खिलाफ एक केस कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, तो न्यायालय ने एक निर्णय लिया और न्यायालय ने जो निर्णय लिया वो किसके पक्ष में लिया, तो प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लिया। और क्या बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया जाता है। और यहां पर बताया न्यायालय ने कि जब आप किसी चीज की अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो आपके अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो किसी भी रूप में हो सकता है। इसका मतलब वो मौखिक हो सकता है, जहां पर आप चीजों को बोल करके व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कैसा हो सकता है, लिखित रूप से हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये लिखित अभिव्यक्ति के तहत आती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, तीसरे पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सांकेतिक है, सांकेतिक।
और बहुत से बार आप देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, सांकेतिक भी होता है। जैसे आप देखते हैं कार्टून वगैरह ड्रा करके अगर कोई बात कहा जा रहा है तो सांकेतिक भी चला जा रहा है इनके पक्ष में, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, भारत संघ के खिलाफ इंडियन न्यूज़पेपर मतलब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का क्या हो गया था, केस हो गया था, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर था पूरा, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ, ठीक, 1985। इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक 2019 का केस हो गया। इंटरेस्टिंग केस यहाँ भी था और आप लोगों के लिए यहाँ पर खुशी का एक जो है निर्णय आया ना। अब यहाँ पर क्या था, तो गुलाम नबी आजाद और अन्य उनके साथ कुछ और भी लोग थे जिन्होंने याचिका दायर की थी, भारत संघ के खिलाफ क्या हो गया, 2019 में केस कर दिया। इसमें क्या हुआ, तो न्यायालय ने आर्टिकल 19(1)(a) तथा 19(1)(g) के तहत किसको, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। किसको, इंटरनेट को। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में यहां का पूरा मैटर क्या था। पूरा मैटर ये था कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर का जो आप देख रहे थे धारा 370 था, अनुच्छेद 370, उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा था, तो ऐसे में 2-4 दिन पहले से वहां पर क्या हो गई, गतिविधियां तेज हो गई और उसी गतिविधियों के तहत क्या हुआ, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। आज के समय में इंटरनेट जो है वो संगठन का सबसे मजबूत स्तर है। किसी को भी आप एक मैसेज करते हैं और आप सोचिए ग्रुप बने हुए हैं तमाम तरह से, और क्या होता है, सारे मैसेज होते हैं वो एक जगह पर वो रिवील हो जाते हैं, मतलब एक साथ आप कहेंगे तो अनेकों लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, शांति व सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वहां पर 370 में संशोधन हुआ तो उस समय फिर फिलहाल तो ये प्रक्रिया चली, लेकिन बाद में क्या हो गया, वही गुलाम नबी आजाद और अन्य वर्सेस भारत संघ जो केस आप देख रहे हैं, इंटरनेट जो बंद हुआ था उसी को लेकर केस हो गया था, ठीक है। और फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया कि आप इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते। इंटरनेट क्या है, लोगों का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कैसे है, देखिए यहाँ पर अब तो आर्टिकल पढ़ के आ रहे हैं, तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत अगर हम ए की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या नहीं है। तो बहुत से बार क्या होता है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपने लेख लिखते हैं, जो अपनी चीजों को शेयर करते हैं, इसका मतलब आपको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है, ठीक, इसे सरकार रोक नहीं सकती है। और अगर हम कहें जी के तहत, तो जी क्या है, जी क्या है, हाँ, व्यापार व रोजगार सृजन के लिए, रोजगार सृजन के लिए। और ऐसे में आप देखेंगे कि न जाने कितनी आईटी कंपनी है, न जाने कितनी आईटी कंपनी है जो सर्विस दे रही है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, और न जाने कितने तरह के ऐसे काम हैं जो अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो चीजें प्रभावित हो जाएंगी, ठीक है। और कहीं तक इंटरनेट अगर बंद हो रहा है तो स्कूल और जो अस्पताल है वहां पर तो आप कहेंगे कि लोक सेवा भी प्रभावित हो जाएगी और जो अनिवार्य सेवाएं हैं। इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और कहा कि इंटरनेट लोगों का मौलिक अधिकार है, जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक आप इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो आपको सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकार के बीच में क्या करना है, सामंजस्य बनाना है, ठीक है। तो ये था गुलाम नबी आजाद केस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप और अगर देखेंगे तो देखिए पूरा मैटर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आइए देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें ये तो गुलाम नबी आजाद केस, ये तो पूरा यहां तक समझाई दिए। इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में सबसे पहले अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब, 2014 में, जबकि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने 2016 में इसके स्वतंत्रता की मांग की थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा
और 2016 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा। ठीक है। और अगर भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत जो है ये केरल में 2017 में इंटरनेट को क्या किया गया था, एक मानव अधिकार घोषित किया गया था। इसके तहत पहले बात को समझ लीजिए, भारत में केरल पहला राज्य था जिसने इंटरनेट को क्या किया था, मानव अधिकार घोषित किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में आपको मतलब बाधित नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार मिलना ही मिलना है। अब मानवीय अधिकार जो होता है एक प्रकार के भावनात्मक व्यवहार हो गया ना। तो अब केरल ने क्यों नहीं इसे मौलिक अधिकार घोषित किया, क्योंकि अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी भी विषय को मौलिक अधिकार घोषित करने का अधिकार जो है किसके पास है, वो संसद के पास है। ठीक है। और यहां पर केरल की राज्य विधानमंडल ने इसे क्या किया था, इसे मानव अधिकार घोषित किया था। दूसरा अगर आप देखेंगे तो केरल में ही क्या हो गया, एक फहीमा सरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हो गया था, तब 2019 में। और यहां के भी हाईकोर्ट ने क्या किया था, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया था। लेकिन यहां पर जब इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था तो वो आर्टिकल 21 के तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। तो अभी हम लोग आर्टिकल 21 आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से, इसका मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है मनोरंजन के साथ गौरवपूर्ण तरीके से। तो मनोरंजन के साथ आपको जीवन जीने का अधिकार है ना। तो यहाँ पर क्या है, कुछ इंटरनेट संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट अगर हम लोग कहें तो सबसे पहली चीज कि क्या इंटरनेट मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है। दूसरी बात, इंटरनेट को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला, 2019 में मिला। कहां से मिला, तो गुलाम नबी आजाद वर्सेस भारत संघ केस से मिला। ठीक है। भारत में पहला राज्य जिसने इंटरनेट को मानव अधिकार घोषित किया था, केरला। भारत का पहला राज्य जिसने इंटरनेट को, भारत का पहला राज्य जहां के हाई कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया, केरला था। लेकिन जब हाई कोर्ट ने वहां घोषित किया था तो आर्टिकल 21 के तहत किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट उसको 19 क्लॉज 1 और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत घोषित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है। तो आज के समय में इंटरनेट आपका मौलिक अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत है, तो 19(1) ए और 19(1) जी के तहत है। ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करें तो नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ 2004 का केस है। अब यहां पर क्या था, यहां पे मैटर था ध्वज फहराने को लेकर के, नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ 2004। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या लिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि भाई किसी को भी ध्वज जो फहराने का अधिकार है वो उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है। किसी को भी ध्वज फहराने से रोका नहीं जा सकता है, 2004 का निर्णय। लेकिन उसी से थोड़े समय पहले 2002 में क्या बना था, एक भारतीय ध्वज संहिता लागू हुआ था। संहिता मतलब नियमों का संग्रह। ठीक है। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 लागू किया गया था, और जिसमें राष्ट्र ध्वज को फहराने और उतारने को नियमित करने का प्रावधान है। आप देखते हैं ना कि मतलब जो राष्ट्र ध्वज है, आपका जो तिरंगा है, उसको कैसे उतारते हैं और कैसे फहराते हैं, उसकी भी अपने एक नियम है। कभी अगर आप लोग देखोगे, जब शहीद लोग होते हैं तो शहीदों के बाद क्या होता है, जब मतलब उनके साथ जो है तिरंगा लपेट करके उनको लाया जाता है, और उसके बाद जब देखिए कि जब मतलब तिरंगे को फिर क्या किया जाता है, जब उनकी बॉडी से हटाया जाता है और उसके बाद परिवार को उसको दिया जाता है निशानी के रूप में। ठीक है। तो आप देखिए कि जब उसको फोल्ड करते हैं तो कितने व्यवस्थित तरीके से उसको फोल्ड करते हैं, चक्र हमेशा ऊपर आएगा आप देखेंगे, और तब उसको फोल्ड करके देते हैं। तो उसका नियम होता है सारी चीजों का। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में आजादी के साथ ही कुछ राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के उसका दुरुपयोग ना हो, उसका अनादर ना हो, इसको लेकर के भी कुछ नियम बने थे। ठीक है। तो इसमें नियम में क्या है, राष्ट्र ध्वज के दुरुपयोग को रोकने व दंडित करने के लिए प्रतीक और नाम अधिनियम था। प्रतीक और नाम अधिनियम, जिसे अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम कहे तो ज्यादा उचित है, इसके नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि भाई कहा जाता है ना कि ठीक है आप टांग तो रहे हैं,
इधर उधर फेंका नहीं होना चाहिए, पैर के नीचे ना आए किसी के, या कहीं गंदगी में ना पड़ा हो, कूड़े में ना पड़ा हो, सब चीज आप उसके सम्मान का जो है मतलब कद्र करिए, मतलब आप उसके जो राष्ट्र ध्वज है उसका सम्मान करिए, ठीक है। जैसे आप कहीं पर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आप देखते हैं कहीं पर भी उसको गंदे स्थान पर नहीं फेंकना चाहते, सुरक्षित रखना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं। कहीं गिरा हुआ होता है आप उसको उठा करके माथे से लगा करके फिर से कहीं से अच्छे से रखना चाहते हैं। राष्ट्र ध्वज का भी वैसे ही सम्मान करिए। तो ये 1950 में ही बन गया था कि कम से कम आप अपने राष्ट्र ध्वज का अनुचित प्रयोग न करिए। तो अनुचित प्रयोग के निवारण संबंधित अधिनियम है। और इसके अलावा क्या है, एक राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम बना था 1971 में, ठीक। वो भी राष्ट्र ध्वज उसमें भी मतलब इंगित था, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 है तो राष्ट्र ध्वज क्या है, एक प्रकार का राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ, तो कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार जरूर है आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा 2002 संहिता 1950 अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम और प्लस जो राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 है, इसके प्रावधान को जरूर ध्यान में रखिएगा, तब आपका मौलिक अधिकार है। यहां से उल्लंघन मौलिक अधिकार पे फिर आपको चोट पहुंच जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और केस देख लीजिए, चर्चित केस है इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य, ठीक है। तो इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य 2014 का केस है, ठीक है। इसमें क्या था, तो राष्ट्रगान के समय मौन रहने का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसके लिए किसी को बात नहीं किया जा सकता। और ये चर्चा में क्यों आया था, ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि आपने देखा था कि जो सिनेमा हॉल्स वगैरह होते थे, उस सिनेमा हॉल में क्या था, एक कल्चर डेवलप किया गया था कि जब कोई पिक्चर देखने जाता था तो मूवी स्टार्टिंग के समय क्या होता था, राष्ट्रगान होता था। और फिर राष्ट्रगान में क्या होता था, सभी लोग सिनेमा हॉल में खड़े होते थे, कुछ लोग खड़े होते थे, कुछ लोग नहीं होते थे ना। तो एक से एक लोग उसमें जीनियस भी हैं ना, मतलब तमाम तरह से लोगों के बीच में क्या होता है, वाद विवाद भी हो जाती है हर मुद्दे पर लेकर के। एक बार मैं खुद देखने गया था मूवी हॉल में, तो वहां पर क्या हुआ, मतलब अब राष्ट्रगान शुरू हुआ, सब लोग खड़े होकर गाने लगे। तो उसमें एक महिला थी, वो बगल में थी, वो एडवांस थी, वो बैठी ही रह गई। तो पीछे वाले ने कमेंट किया जब राष्ट्रगान खत्म हुआ कि इनको इतनी नहीं तमीज है कि राष्ट्रगान हो रहा है तो खड़े हो जाएं। तो उन्होंने कमेंट किया कि तुमको इतनी नहीं तमीज है कि पता होना चाहिए राष्ट्रगान छत के नीचे नहीं होता है। सभी विद्वान हैं, सब अपना अपना तर्क देने पे लगे हुए हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के मतलब विशेषज्ञता के स्तर पर इस तरह की पहल ठीक लगती है, लेकिन व्यवहार में कुछ चीजों पर क्या होता है, आप चीजों को नजरअंदाज करते हैं। अब राष्ट्रगान छत के नीचे नहीं होता, ये स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। स्वतंत्रता का प्रतीक ही तो है। जब 1947 में देश आजाद हो रहा है, हम राष्ट्रगान को स्वीकार करके अपने ध्वज को फहरा रहे हैं, तो स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन व्यवहार में कभी कभी जिस जगहों पर आप किसी काम को कर रहे होते हैं, वहां पर इतने बुनियादी स्तर पर सोचकर काम नहीं होता। राष्ट्र के प्रति सम्मान है, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान है, आप खड़े होकर के उसका अपना सम्मान प्रकट कर देते हैं, बैठ करके आप नियमावली पढ़ते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं भाई। बहुत से ऐसे कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, जहां पर अगर समय समय पर 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि वहां पर इतनी व्यवस्थाएं हैं कि वो छत पर ही जाकर अपना मतलब राष्ट्र ध्वज को फहराएं, या आप कह सकते हो कि जो है मतलब रोड पर जाकर या किसी मैदान में जाकर करें। तो ऐसा नहीं है, नियमतः नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई कर रहा है कि गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मतलब ओपन स्पेस में ना राष्ट्र ध्वज फहराने के बावजूद अपना पूरा समर्पण राष्ट्र के प्रति या उस दिन के प्रति या अपने झंडे के प्रति समर्पित कर रहे हैं। तो उसका सम्मान भी अपने अलग स्तर पे बना रहता है, क्योंकि व्यवहार के स्तर पे महसूस किया जाता है कि आप ऐसी चीज नहीं कर सकते। इसलिए अब सिनेमा हॉल में किया जा रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि फिर राष्ट्रगान के समय सबसे कहा देते बोले बाहर चलो सब लोग ना, वहां पर होगा। तो कुछ चीजें व्यवहार के स्तर पर अलग निकल चली आ जाती है, ठीक है। एक छोटा सा केस था, मैनुअल केस केरल का था। वहां पर क्या था, एक पिताजी थे, धर्म के प्रति उनकी आस्था थोड़ी कमजोर थी, और उसके बाद क्या था, उनके बच्चे थे। तो उनके बच्चों में क्या होता था, जब वो स्कूल जाते थे वहां राष्ट्रगान गवाया जाता था। राष्ट्रगान गवाया जाता था तो फिर जो है बच्चे राष्ट्रगान नहीं गाते थे क्योंकि उनके पिताजी ने मना किया था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, जो राष्ट्रगान नहीं गाते थे तो वहां के जो टीचर लोग थे, उनके इसी कृत्य पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिए। जब स्कूल से निकाल दिए तो उन्होंने केस कर दिया कि ये कौन सा आधार बनता है हमारे बच्चे को स्कूल से निकालने का, कि वो राष्ट्रगान नहीं गाएगा तो निकाल देंगे। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार लिया, कहा ये कौन सा तर्क होता है। इसका मतलब राष्ट्रगान गाना, इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान के समय मौन रहना वो आपका मौलिक अधिकार है।
ठीक है। और समझिएगा, मौन रहना मौलिक अधिकार है, लेकिन राष्ट्रगान का अपमान करना, राष्ट्रगान के समय लोगों के नैतिकता को प्रभावित या सदाचार को प्रभावित करना, ये नहीं है। और आप खुद भी महसूस करके देखिए, बहुत से बार क्या होता है, राष्ट्रगान के समय क्या होता है, लोग मौन रहते हैं। लेकिन किस तरह से मौन रहते हैं? जैसे आप बहुत से बार देखिए, स्कूल वगैरह जहां आसपास होता है, बहुत से बार क्या होता है, स्कूल का जब प्रेयर हो रहा होता है, राष्ट्रगान हो रहा होता है, अब बहुत से पेरेंट्स वगैरह पहुंचते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, लोग आसपास से गुजर रहे होते हैं, और जैसे राष्ट्रगान होता है, सब जहां पे थे वहीं खड़े हो जाते हैं। वो राष्ट्रगान गाते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं खड़े होकर के अपना सम्मान प्रकट करते ही करते हैं। मौन तो है ना, मौलिक अधिकार है। बच्चा भी तो वही काम कर रहा था, स्कूल में था ना, मौन था ना, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये पूरा विषय था। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आप लोगों का आर्टिकल 19 जो है वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में क्या था देखा आप लोगों ने, क्लॉज 1, उसमें 6 सब क्लॉज आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, फिर आपने देखा कि जो आपका यहाँ पर विचार व अभिव्यक्ति है, और प्लस पूरे आते हैं आर्टिकल 19 के तहत जो आपको स्वतंत्रता दी जा रही है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। और फिर आपने देखा कि क्या क्या आपका आर्टिकल 19 के तहत मुख्य रूप से विचार एवं अभिव्यक्ति के तहत स्वतंत्रता के दायरे में आता है। तो 3-4 केस आपने देखा। एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ देखा 1985 का, जहां पर बताया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। एक गुलाम नबी आजाद वर्सेस भारत संघ देखा आपने, जहां पर इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया गया। एक इमैनुअल वाद वर्सेस भारत संघ आपने देखा, जहां पर देखा कि राष्ट्रगान के समय मौन रहना अधिकार है। एक नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ 2004 देखा, जहां पर बताया गया कि राष्ट्रध्वज फहराना आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसी तरह से समय समय पर भिन्न भिन्न केस आते रहते हैं। क्लियर है? चलिए इसको समाप्त करते हैं।